वेलकम टू सिराजश्री पॉइंट। गुड आफ्टरनून क्लास। हम फिर से हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर्स के सेशन को लेकर। आज हम 6 मार्च के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। हमारा ये सेशन यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, नेट, जीआरएफ, एफकेट, सीडीएस, यूपीटेट जैसे जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन और नाटो के बीच संबंध औपचारिक रूप से किस वर्ष स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्रेन और नाटो की बात की जा रही है, यानी कि ऑब्वियसली हम और यूक्रेन और रशिया वार की बात करेंगे, क्योंकि इस समय वही एक सबसे डिबेटेबल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जा रहा है, हर न्यूज़ पेपर्स में छप रहा है, वो चल रहा है। तो अभी हम यूक्रेन और नाटो वार की बात, यूक्रेन और रशिया वार की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि नाटो से यूक्रेन का क्या रिलेशन है और उन दोनों के बीच जो औपचारिक संबंध स्थापित किए गए थे वो कब स्थापित किए गए थे। तो ये है इसका आंसर 1992, यानी कि 1992 में यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता लेने के लिए अप्लाई किया था, बट वो अभी तक पेंडिंग में है, ठीक है, उसे कंप्लीट नहीं किया गया, यानी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 1992 में संबंध बनाने के लिए अप्लाई किया गया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है नाटो का। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में, ठीक है। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार जब हमारा ख़त्म हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद 1949 में ये नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आज हम जो बात करेंगे कि नाटो का एक्चुअल में क्या सीन अभी चल रहा है, क्योंकि ऐसा कई सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, नाटो चीफ सेज नो प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो से सहायता मांगने का भी ट्राई किया था, बट नाटो ने मना कर दिया, यानी नाटो अभी किसी प्लान में नहीं है। ये कहा गया है जो यूक्रेन रशिया क्राइसिस पर ये कहा गया है कि नाटो का कोई प्लान नहीं है यूक्रेन में सहायता भेजने का, यानी नाटो यूक्रेन की सहायता नहीं करेगा। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे ये बात आ रही है कि देखने में जो न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे हैं अलग अलग रूप में, उसमें ये बात आ रही है कि जो है रूस के आसपास के जितने देश हैं, जैसे आप बात करें लातविया की, लिथुआनिया की, बेलारूस, रोमानिया, ये सारे जितने देश हैं, या फिर जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, ये सारी जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो वो सारी कंट्रीज़ में भी जो नाटो के सदस्य हैं उनमें भी नाटो अपनी सेनाएं तैनात कर रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसी सिचुएशन आती कि रशिया नाटो के किसी भी एक सदस्य पर हमला करता है तो उसके अपोजिट में नाटो के सदस्य युद्ध कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो मैं बता दूं, नाटो में जो अभी सदस्य संख्या है वो 30 है, ठीक है, 30 देश हैं। और नाटो का जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम बात करते हैं, पहले तो ये देख लीजिए आपके नाटो के कौन कौन से मेंबर सदस्य हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, ये सारे देश। अगर हम यहीं जो हम बात कर रहे थे अभी, यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की हम बात करें तो उसने अपने देश में खुद इमरजेंसी लागू पहले से कर दी है, क्योंकि उसको रूस के आक्रमण का भय था। वहीं रोमानिया, स्लोवानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, ये सारी कंट्रीज़ जो है नाटो कंट्रीज़ में शामिल होती हैं, जो अभी तक आप देख सकते हैं। अगर आप बात करें जो अभी रिसेंट 2020 में कौन देश शामिल हुआ था, तो ये है नॉर्थ मैसेडोनिया, लास्ट जो देश था जो नाटो में शामिल होता है। यानी नाटो में अभी 30 देश शामिल हैं, और अगर उसमें यूक्रेन शामिल होता है तो वो 31 देशों का सदस्य बन जाएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि नाटो का आर्टिकल 5, ठीक है, जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल्स चलते हैं वैसे नाटो का जो कन्वेंशन चलता है, नाटो का जो चीज़ें चलती हैं वो उसके जो एक आर्टिकल्स के थ्रू चलता है। तो उसका जो आर्टिकल 5 है वो जो है ये आर्टिकल 5 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 ये चीज़ इम्प्लीमेंट करता है, यानी ये बात बताता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द पार्टीज एग्री दैट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर और देन इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका शैल बी कंसिडर्ड एन अटैक अगेंस्ट देम ऑल। यानी कि नाटो के किसी भी सदस्य पे अगर अटैक किया जाता है, तो यानी जो 30 देश हैं उनमें से किसी भी एक देश पे अटैक होता है, वो कोई भी देश हो, अगर कोई भी देश नाटो के किसी भी सदस्य देश पे अटैक करता है
तो ये जो है अटैक सिर्फ उस देश के खिलाफ नहीं बल्कि नाटो के जो 30 के 30 मेंबर्स हैं उन सब के खिलाफ माना जाएगा, यानी वो 30 के 30 देश मिलके उस देश की सुरक्षा करेंगे और जिस देश ने अटैक किया उसके खिलाफ युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाटो का ये जो प्रोविज़न है, जो आप हमेशा सुनते होंगे कि नाटो के बारे में, और ऐसा क्यों होगा कि अगर नाटो के किसी मेंबर पर अटैक होगा तो यूएसए युद्ध में एंटर कर जाएगा, तो वो आर्टिकल 5 उसका बताता है। आर्टिकल 5 जो रिजोल्यूशन देता है उसके थ्रू ही ये कंडीशन सामने आती है कि अगर एक देश पर अटैक होता है तो अन्य द्वारा भी लड़ाई की जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो ग्रीस, टर्की, जर्मनी, बुल्गारिया, जो उसके आसपास के देश हैं, ऑब्वियसली जो ब्लैक सी के नीचे है टर्की है, और वहीं अगर आप यूक्रेन से जिस देश की, बेलारूस है, रोमानिया है, ये सारे देश जो उससे कनेक्टेड हैं, इधर इजिप्ट की भी बात हमने की, तो वो सारे देश नाटो के सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हम बात कर रहे थे कि आर्टिकल 5 क्या है। ठीक है, तो अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके तहत ये है कि नाटो के देशों में सेनाएं तैनात की जा रही हैं, बट अभी नाटो ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके थ्रू ये है कि वो यूक्रेन की सहायता करने अभी नहीं जाएगा, बट हाँ ये इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर रशिया ने नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला किया तो नाटो ज़रूर युद्ध में उतरेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देशों के बारे में भी ये मैप, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैप आपके टॉपिक मतलब मैप आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप मैप भी देख सकते हैं। ये आपका यूक्रेन है, जैसे ये बेलारूस हो गया, यहाँ पे रशिया का मैप दिखाया गया, इसके आसपास के जो कंट्री हैं वो आप देख सकते हैं, और कौन कौन से जो हैं जो नाटो के सदस्य हैं ये आपको एज एन, क्योंकि ऑब्वियसली 30 के 30 देश आप नहीं याद कर सकते, बट एज अ आप गो थ्रू उससे एक बार हो जाइए कि हाँ एक बार आपके आँख के सामने रहे, जिससे आपको एज एन आइडिया हो जाता है एग्जाम में कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस समय करंट में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, हाई लेवल पे चल रही हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, चाहे वो आपके वनडे एग्जाम्स हो, चाहे पीसीएस या फिर आप यूपीएससी के एग्जाम्स देते हो तो। ठीक है, तो हमारा जो हम टॉपिक की बात कर रहे थे उसमें बस यही था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल जो है वो बैंडी है। अब हम रूस के राष्ट्रीय खेल की क्यों बात कर रहे हैं, हमें उसके राष्ट्रीय खेल पे नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं है, बैंडी क्या होता है, इस पे हमको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पे बात ये है क्योंकि रूस ने जो युद्ध स्टार्ट किया है, रूस यूक्रेन पे लगातार हमले कर रहा है पिछले 8-10 दिनों से, तो रूस के खिलाफ कई देश जो हैं, कई देशों ने अलग अलग लेवल पे सैंक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने पहले भी पढ़ाया था कि यूएसए ने जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, यानी आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाया है, वहीं अदर देश भी लगा रहे हैं। ये भी संभावना है कि उसको जो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट सदस्य देश हैं उसकी मेंबर से भी हटाया जा सकता है, ऐसा भी आयास लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कई जो खेल होते हैं, जैसे आपका आप ले लो फीफा। ठीक है, फीफा फुटबॉल को लेकर जो होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल जो आपकी है, यानी जो ओलंपिक कंडक्ट कराती है, उसकी आप बात करो, एथलेटिक्स की बात करो, टेनिस की बात करो। ठीक है, फार्मूला 1 जो रेस होती है, ठीक है, फार्मूला 1 जो रेस होती है, वहीं रग्बी या फिर और भी जितने जूडो या फिर जितने भी गेम्स हैं, उन सभी से जो भी इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं उन सभी से रशिया का बायकॉट किया जा रहा है, रशिया को निकालने की बात की जा रही है, और रशिया पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आने वाले वक्त में रशिया के कोई भी देश जो है, रशिया के कोई भी जो भी उसके स्पोर्ट्स प्लेयर हैं वो सब किसी भी इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में भाग नहीं ले पाएंगे। अब इसका क्या मतलब कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यानी सभी इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा किया जा रहा है कि उसको सभी खेलों से बाइकआउट उसका किया जा रहा है, उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, यानी रशिया पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मैं बता दूं इसका सीधा सा प्रभाव रशिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, क्योंकि जो भी गेम खेले जाते हैं, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, जैसे आप इंडिया की बात करो तो इंडिया से किसी भी गेम को खेलने के लिए जो बड़े बड़े क्रिकेटर जाते हैं, अगर मान लीजिए आपका विराट कोहली ये आपका क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं, तो विराट कोहली पे कई सारे अलग अलग कंपनी स्पॉन्सर करती हैं उसके गेम को, कि अगर वो जीतेगा या फिर उसको अलग अलग लेवल पे इतने इतने स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उससे उसको पैसा मिलता है। वो पैसा सिर्फ उस विराट कोहली को ही नहीं, बल्कि जो उसका देश होता है, यानी इंडिया जैसे हमारा देश है, तो इंडिया को भी काफ़ी हाई लेवल पे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, हमारा जो फॉरेन जो रिज़र्व है वो बढ़ता है, तो बाहर से भी काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा आता है, चाहे वो डॉलर हो, यूरो हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वहीं अगर हम रशिया की बात करें, क्योंकि रशिया के स्पोर्ट्स लेवल पे अगर उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो भी उसके खिलाड़ी हैं वो स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे, तो जो भी उनको स्पॉन्सर्स करने वाली कंपनियां होंगी वो अपना स्पॉन्सरशिप हटा
लेंगी तो उससे जो है रशिया की जो इकॉनमी है यानी कि रशिया की जो करेंसी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और उसके इकोनॉमिक कंडीशन यानी हमने जैसे पहले भी कहा कि उसके पैसे में कमी आएगी, उसका जो रिज़र्व है फॉरेन कैश रिज़र्व है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखा जा सकता है क्योंकि रशिया पर काफ़ी बड़े लेवल पे हर जगह से उस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब उसका क्या परिणाम निकलेगा ये आपको आने वाले टाइम में ही पता चलेगा जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे सैंक्शंस उस पर लगाए गए हैं। बाकी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ पर 175 देशों ने वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है? तो ये नैरोबी केन्या में वैश्विक प्लास्टिक संधि नामक एक कानूनी रूप से जो संधि हुई है वैश्विक प्लास्टिक संधि 175 देश जिसमें शामिल हैं उस पर जो है नैरोबी केन्या में सहमति व्यक्त की गई है। अगर हम वैश्विक प्लास्टिक संधि की बात करें तो पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो वैश्विक प्लास्टिक संधि यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, पहली चीज़ तो वो बाध्यकारी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ कई बार एग्जाम्स में पूछता है, खासकर इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन में, कि कोई भी जैसे संधियां हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर बनाई जाती हैं, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को लेकर बनाई जाती हैं, जलवायु संरक्षण को लेकर बनाई जाती हैं, तो वो बाध्यकारी हैं या फिर आपकी वॉलेंटरी है कि आप एक्सेप्ट करो ना करो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बात देख लीजिए आपकी ये जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है वो बाध्यकारी है। ठीक है, अब ये बनाई किसके द्वारा गई है? तो मैं बता दूं कि ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो है हमारी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली यानी कि UNEA द्वारा ये स्टार्ट किया गया है वैश्विक प्लास्टिक संधि जो 175 देशों का समूह है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया बाध्यकारी है ये, तो ये जो है प्लास्टिक, इसका सीधा सा मोटिव है कि जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि वैश्विक रूप में जो प्लास्टिक कंज्यूम किया जाता है यानी कि बनाया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है, तो उसका बेहतर निपटान सुनिश्चित किया जाए जिससे जलवायु को यानी कि हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान उठाना पड़े। क्योंकि आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि प्लास्टिक की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो आप मेडिकल लेवल पे बात करो, मतलब आप बहुत सारी बीमारियों की बात करो, आप खेती की बात करो, आप मृदा की बात करो, आप किसी भी चीज़ की बात करो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो ऐसा इस संधि के तहत सिर्फ यही मोटिव है कि प्लास्टिक के प्रदूषण को कम किया जाए। अगर हम इंडिया के लेवल पे बात करें तो जो हमारा CPCB है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने 2017-18 में एक मतलब वो दिया था, रिपोर्ट दी थी, जिसके तहत अब आप यहाँ से ध्यान देंगे कि 2017-18 में ये रिपोर्ट दी गई थी, तो अभी 2022 की क्या सिचुएशन हो सकती है। 2017-18 में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके तहत ये था कि लगभग 26,000 टन प्लास्टिक इंडिया जो है पर डे प्रोड्यूस करता है, यानी इंडिया में पर डे 26,000 टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। तो वहीं 10,000 टन से ज़्यादा का जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो जो है अनकलेक्टेड रहता है, यानी उसको कलेक्ट भी नहीं किया जाता। पर डे की ये डाटा है। ठीक है, इंडिया जनरेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग 2600 ट्रक लोड्स, यानी 2600 ट्रक को अगर लोड किया जाए तो उतना प्लास्टिक इंडिया पर डे प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे जो डाटा की मैं बात कर रही हूँ ये 2017-18 के हैं। आप 2022 की सिचुएशन समझ सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो बढ़ा ही होगा। तो ये एक बड़े लेवल पे चिंता का विषय है। वहीं हम बात करें कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए इंडिया में क्या रूल्स बनाए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल पर में। ये जो है बनाया गया है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स इंडिया में प्लास्टिक के मैनेजमेंट करने के लिए। जो जितना भी प्लास्टिक का प्रोडक्शन होगा उसका वहीं पे निपटान करेगा, यानी कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है ये कहता है कि कोई भी कंपनी, आप मान लीजिए XYZ कोई भी कंपनी हो, ये जितना भी प्लास्टिक प्रोड्यूस करती है ये अपने ही लेवल पे उतने प्लास्टिक का निपटान भी करेगी, अब खुद ही करेगी, यानी कि कोई और संस्था उसके लिए नहीं आएगी, यानी गवर्नमेंट कोई संस्था उसके लिए प्रोवाइड नहीं करेगी। जो कंपनी खुद जितना प्लास्टिक का प्रोडक्शन कर रही है वो उतना ही उसका निपटान भी करेगी, उस लेवल पे करने का प्रयास करेगी। ये जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 है ये चीज़ बात बोलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं कि प्लास्टिक का लाइफ साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो काम करता है, प्लास्टिक प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसका एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष का मलबा कब चंद्रमा से टकराएगा। ठीक है, तो ये 4 मार्च को एजम्पशन किया गया था कि टकराएगा और वो टकरा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ये अंतरिक्ष का मलबा की बात जो की जा रही है, तो अभी जो न्यूज़ सामने आई है उसके तहत ये न्यूज़ सामने आई कि चंद्रमा से लगभग चंद्रमा से आप चंद्रमा जो हमारा है यानी चंदा मामा जो जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा से लगभग 3 टन का एक बड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं वो डेब्रिस है, यानी कि आप अंतरिक्ष कचरा जिसको बोलते हैं, अंतरिक्ष कचरा जिसे बोलते हैं, या फिर सैटेलाइट डेब्रिस भी बोलते हैं, उपग्रह कचरा भी बोलते हैं। तो वो जो है चंद्रमा के एक सतह से टकराया है, जिसके कारण से उसमें लगभग 33 से 66 फीट की गहरा एक गड्ढा हो गया है। लगभग आप इसको अगर वैसे देखें तो 10 से 20 मीटर का, ठीक है, 10 से 20 मीटर का गड्ढा हो गया है, गहरा गड्ढा हो गया है। तो ये एक यहाँ पे हम जो चिंता की विषय है वो मेन ये नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसका एक लॉन्ग इफेक्ट देखने को मिले कि चंद्रमा की सतह से चूँकि वो टकराया है तो उसका क्या इफेक्ट देखने पड़ेगा, ये तो आगे आने वाले टाइम में उसके लिए जो अलग अलग नासा के द्वारा, चाहे वो अलग अलग जो हमारी स्पेस कंपनी है, ESA हो, CSA हो, उसके द्वारा अलग अलग जो अभियान चलाए जाते हैं उसके तहत वो पता किया जाएगा क्या उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है। बट अभी जो हमको बात करनी है वो अंतरिक्ष के मलबे की बात करनी है, यानी जो हमारा स्पेस डेब्रिस होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि स्पेस डेब्रिस एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो स्पेस डेब्रिस जो होता है वो जो अलग अलग सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे जो अलग अलग देशों के द्वारा हज़ारों सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह जो हमारे होते हैं, उपग्रह भेजे जाते हैं, चाहे वो संचार उपग्रह हो, चाहे वो जो हम इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, चाहे हम टीवी यूज़ करते हैं, या फिर हर लेवल पे जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं, सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, वो एक टेन्योर तक ही काम करता है, यानी कि उनका एक टाइम पीरियड होता है कि वो इतने से इतने साल तक ही काम करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो सैटेलाइट्स ख़राब हो जाते हैं तो वो जो है कचरा बन जाते हैं, यानी उन्हें ही डेब्रिस कहते हैं, अंतरिक्ष कचरा कहते हैं। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो हमारा डेड सैटेलाइट जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये जो ख़राब हो गई सैटेलाइट उन्हें डेड सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉकेट होते हैं, यानी रॉकेट जब हमारे छोड़े जाते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम PSLV यूज़ करते हैं, इंडिया PSLV यूज़ करता है, GSLV यूज़ करता है, तो उसके भी फ्रेगमेंट्स यानी कि उनके टुकड़े वो सब भी वहाँ पे पाए जाते हैं, जो वहाँ पे जाके डेब्रिस बन जाते हैं, यानी अंतरिक्ष कचरे का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका प्रभाव क्या होता है, तो अगर आपको सच में इसका प्रभाव देखना है तो मैं आपको एक मूवी सजेस्ट करती हूँ, आई थिंक कई लोगों ने देखा भी होगा। एक आपकी मूवी है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी नाम से एक मूवी है हॉलीवुड की। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली सिचुएशन दिखाया गया है कि जब जो अंतरिक्ष के कचरे होते हैं वो जब ज़्यादातर कचरे हो जाते हैं तो वो कैसे एक दूसरे सैटेलाइट से टकराते हैं और कैसे उसका एक निगेटिव परिणाम देखने को मिलता है, वो आपको वो मूवी आपको बेहतर तरीके से दिखाएगी। तो उसकी मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप वो मूवी देखें। बाकी जो डेब्रिस का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसका सबसे निगेटिव परिणाम क्या होता है कि जब ये डेब्रिस ज़्यादा रूप ले लेता है, ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है, यानी काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जब हो जाते हैं, जो अभी करंट सिचुएशन में हैं भी और आने वाले टाइम में और ज़्यादा बुरे हो सकते हैं, तो वो ख़राब सैटेलाइट ही नहीं, सही जो हमारी सैटेलाइट होती हैं, यानी जो हमारी वर्किंग सैटेलाइट है उनको भी ख़राब कर देते हैं। यानी जब वो जो हमारी वर्किंग सैटेलाइट है जब वो उनसे टकराते हैं तो उनके भी तहस नहस कर देते हैं, यानी उनको भी ख़राब करने की सिचुएशन बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंतरिक्ष डेब्रिस की बात करें, यानी स्पेस डेब्रिस की बात कर रहे हैं, तो पहले ही मैं बता दूँ कि जो है स्पेस डेब्रिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सिचुएशन देख सकते हैं कि कैसे ये डेब्रिस बढ़ेगा। यहाँ पे 1957 में ये कंडीशन थी आपकी। ठीक है ना, तो 2005 में, 2018 में और 2030 में ये कंडीशन हो सकती है, यानी कि ये जो आसपास का जितना भी एरिया आपको दिखाया जा रहा है, ये एरिया, ये जो पूरा डॉट 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 दिखाया गया है, ये सारा एरिया डेब्रिस है। यानी कि आप सोच सकते हैं ये हमारी अर्थ है और ये हमारा डेब्रिस है, तो कितनी वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो डेब्रिस के बारे में सबसे पहले बात किसने की, तो वो केस्लर नाम के एक व्यक्ति थे, मतलब वैज्ञानिक थे, ऑब्वियसली साइंटिस्ट थे नासा के।
केसलर, उन्होंने एक मतलब थ्योरी दी जिसे हम केसलर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये केसलर सिंड्रोम कहते हैं। अगर हम इनकी थ्योरी की बात करें तो पहले तो ये जान लीजिए नासा के साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था डोनाल्ड केसलर। ठीक है, 1978 में इन्होंने एक थ्योरी प्रोड्यूस की जिसे हम केसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसका सीधा सा उनका कहने का मतलब ये था कि आने वाले समय में जो है कई ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे। मतलब जैसे जो सैटेलाइट ख़राब हो गई वो तो कचरा बन गई, ऑब्वियसली डेब्रिस बन गया, बट उसके बाद क्या होगा, अंतरिक्ष में इतने सारे सैटेलाइट्स हो जाएंगे कि और अन्य सैटेलाइट को भेजने की जगह नहीं बचेगी। जैसे हमारे होता नहीं कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपके आसपास अगर आपके घर के बगल कोई ऐसा कूड़ा खाना हो जहाँ पे आप कूड़ा फेंकते हो कंटिन्यू सालों से फेंक रहे हो, एक टाइम के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कूड़ा फेंकने की जगह ही नहीं है, क्योंकि वो इतना बड़ा लैंड फिल बन गया है, मतलब वो इतना बड़ा कूड़े का ढेर बन गया है कि उसके बाद आपके पास जगह ही नहीं है। अगर आप वहाँ जाना चाहो, उसको सही करना चाहो, तो आपको पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो यही सिचुएशन अंतरिक्ष में होने वाली है कि इतनी सारी सैटेलाइट्स हर देश भेज देंगे कि वहाँ पे पहली चीज़ तो सैटेलाइट भेजने की जगह नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि वो सारे सैटेलाइट जो पहले से वहाँ पे मौजूद हैं वो खुद एक दूसरे से टकराने लगेंगे और उससे कचरा पैदा होगा। और इसी को उन्होंने डोमिनो इफ़ेक्ट कहा है कि ये आने वाले वक्त में सिचुएशन ऐसी देखने को मिलेगी डोमिनो इफ़ेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये तो हमने बात की केसलर सिंड्रोम की, ये आपकी एक स्पेशल थ्योरी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कई बार एग्जाम से पूछता है कि केसलर सिंड्रोम है क्या, तो ये या फिर ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड है। ठीक है, और बाकी है क्या जो मैंने सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया है, बस वही आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा उसके बारे में आपको कुछ नहीं सर्च करना है, कुछ नहीं देखना है। अब हम बात करते हैं इंडिया के लेवल पे इससे निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो इससे निपटने के लिए इंडिया में एक नेत्र करके एक समझ लीजिए बेंगलुरु में एक नेत्र करके एक एजेंसी चलती है, या फिर आप समझ सकते हैं एक इनिशिएटिव है जो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं DRDO द्वारा वो किया गया है, और इसरो द्वारा, मेनली इसरो द्वारा स्टार्ट किया गया है, बेंगलुरु में है, नेत्रा नाम से। उसका मेन सिर्फ मोटिव ये है कि जो भी कचरे डेवलप हो रहे हैं, यानी जो भी सैटेलाइट्स ख़राब हो रही हैं, उन पर ध्यान रखना, मतलब उन पर नज़र रखना कि उनकी एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में कोई सैटेलाइट किसी से टकराने वाली है, कोई डेब्रिस किसी सैटेलाइट से टकराने वाला है, तो उसकी पता लगाना कितने वक्त में वो कितनी दूरी पर राउंड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों की जो देखभाल करता है वो नेत्रा करता है। ठीक है, ये नेत्रा नाम से एक एजेंसी है। ठीक है, तो वो जो है इस सब चीज़ों की देख रेख करता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा बेहतर समझना हो कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो वो आप उसके लिए ग्रेविटी मूवी देखिए। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में बताने के लिए इतना ही था। जो आपको पता होगा अंतरिक्ष मलबा, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने सबसे धनी व्यक्ति अलेक्सी मोर्दसोव को अब यूरोपीय संघ द्वारा ब्लैक सूची में डाल दिया गया है? तो ये रशिया के व्यक्ति हैं। मैं बता दूं, यहाँ पे अभी जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं कि किसी को ब्लैक सूची में डाल दिया गया है, किसी पे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है, किसी पर सैंक्शंस लगा दिए गए, कुछ भी किया गया तो रशिया के साथ ही किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पेट आंसर होगा कि रशिया। ठीक है, रशिया के जो व्यक्ति हैं अलेक्सी मोर्दसोव, अगर हम इनकी बात करें कि इन पर सैंक्शंस क्यों लगाए गए हैं, तो ये जो है पहली चीज़ तो यूरोपियन यूनियन द्वारा इनको ब्लैक सूची में डाला गया, यानी ब्लैक लिस्ट किया गया है। ठीक है, ये जो है 2021 की अगर हम बात करें तो रूस के सबसे अमीर व्यक्ति हैं पुतिन के बाद। जान लीजिए, अगर पुतिन की हम बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति उनके बाद अलेक्सी मोर्दसोव है, या फिर उनसे ज़्यादा भी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इनका काम क्या है, तो इनको लेके कई सारी न्यूज़ेज़ काफ़ी सारी ट्वीटिंग चलती रहती है, काफ़ी सारे ट्विटर पे इनको लेके वो चलते रहते हैं। तो उसमें ये भी कहा जाता है कि पुतिन के जितने भी लीगल काम हैं, जितने भी उनके कंपनी से रिलेटेड या फिर उनके जितने भी लीगल काम्स हैं, वो सारे यही बंदा हैंडल करता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी हम बात करें कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, तो सीधी सी बात है कि इस समय क्या है कि रशिया के कई सारे जो भी अगर रूसिया की बात करें तो रूस के कई सारे नेताओं पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, अलग अलग लेवल पर बहुत सारे नेताओं पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, तो उसी को देखते हुए इन पर भी लगाया गया है। ये जो है अगर हम इनकी बात करें अलेक्सी मोर्दसोव की, तो ये जो है सबसे बड़ी स्टील निर्माता जो कंपनी है, हमारी सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी रूस की शेयर
स्टॉल करके, शेयर स्टॉल के नाम से, उसके सबसे बड़े शेयर धारक हैं, ठीक है। तो इन पर सैंक्शंस लगाया गया है और इससे ज़्यादा जानने को कोई भी नहीं है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, बाकी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए ही जा रहे हैं तो वो आपका नॉर्मल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इनके बारे में यहाँ से देख भी सकते हैं ये एक्चुअल में है कौन। हाँ, ये चीज़ मैं बता दूँ कि ये 2021 में रूस के सबसे अमीर व्यक्ति थे, यानी कि इनके बाद पुतिन आते हैं, ये सबसे पहले थे, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलआईसी म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये टीएस रामकृष्णन को नियुक्त किया गया है। एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो हमारी है, एलआईसी के म्यूचुअल फंड के नए एमडी और सीईओ के रूप में, ये आप इनके बारे में देख सकते हैं, टीएस रामकृष्णन। मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि उसके साथ साथ, जैसे मैं लास्ट के जो क्वेश्चन लेती हूँ 10 क्वेश्चन, उसके साथ थोड़ी पिक्स वगैरह भी दिखाऊँ, जिससे आपको थोड़ा फेस याद करके थोड़े से नाम याद करने में आसानी हो, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रैंड्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? क्या स्ट्रैंड्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट यानी एक बॉक्सिंग का टूर्नामेंट है जिसमें भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये निकहत जरीन एंड नीतू ने, निकहत जरीन और नीतू नाम से 2 लड़कियां हैं जिन्होंने जीता है। यहाँ से आप इनके बारे में देख सकते हैं, ये निकहत जरीन के इंडियन बॉक्सर हैं, ये इनकी फ़ोटो है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग टूर्नामेंट में, ठीक है। किस भारतीय निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सौरभ चौधरी ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल, ठीक है। ये सौरभ चौधरी जी हैं जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की कौन सी सेना पोखरण रेंज राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी? तो ये इंडियन एयरफोर्स करेगी, यानी भारतीय वायुसेना वायु शक्ति नाम से अभ्यास करेगी, एक्सरसाइज करेगी। कहाँ पर? पोखरण रेंज राजस्थान में। नाइट फ्रैंक के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर है? तो ये नाइट फ्रैंक एक कंपनी है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके तहत ये रिपोर्ट जारी की गई है, अरबपतियों की सूची जारी की गई है इंटरनेशनल लेवल पे, वैश्विक लेवल पे, जिसमें अरबपतियों की आबादी में अगर हम इंडिया की बात करें तो तीसरे स्थान पर है। वहीं हम देखें तो यहाँ पे यूएसए पहले स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए पहले स्थान पर है, फिर चाइना है और तीसरे नंबर पर इंडिया है अरबपतियों की सूची में कि सबसे ज़्यादा अरबपति कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, मतलब अलग अलग शहरों की बात करें, तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा अरबपति पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो बिलियनियर्स की संख्या है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। किस मंत्री द्वारा देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? यानी आईसीटी पुरस्कार यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 49 टीचर्स को दिए गए हैं। तो ये श्रीमती अन्नपूर्णा देवी द्वारा दिए गए हैं, जो एक मंत्री हैं, उनके द्वारा 49 शिक्षकों को आईसीटी अवार्ड दिए गए हैं। किसे यशराज फिल्म्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नामित किया गया है? तो यशराज फिल्म्स का न्यू मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया गया है अक्षय विधानी जी को। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं और इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, अक्षय विधानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो ये असम सरकार ने किया है, अशांत क्षेत्र घोषित किया है असम को, पूरे राज्य को एक्चुअली किया है। पहले क्या होता था कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी किया जाता है और किसी पूरे स्टेट को भी किया जाता है, ठीक है। तो असम में पूरे राज्य को किया गया है, ठीक है, पूरे स्टेट को ही अशांत क्षेत्र यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया किया गया है। कितने टाइम के लिए घोषित? अगले 6 महीनों के लिए, ठीक है, अगले 6 महीनों के लिए असम को किया गया है, ये राज्य सरकार ने किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अशांत क्षेत्र घोषित करने का सीधा सा मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आफ्सपा लगा दिया गया है, ठीक है, आफ्सपा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आफ्सपा के बारे में आई थिंक कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारा आफ्सपा है। ये जो है 1958 में बनाया गया था, ठीक है, 1958 में बनाया गया था। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी देश के किसी भी राज्य या फिर पूरे राज्य में या फिर उसके किसी भाग में, पर्टिकुलर एरिया में जो है आर्मी शासन यानी कि एक सेना का शासन लगा दिया जाता है, जिसके तहत जो है नागरिकों के कई मौलिक अधिकार भी
बाधित होते हैं, ठीक है। और वहीं सेना के जो जवान होते हैं उनके भी कई मौलिक अधिकार बाधित होते हैं। इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है तो आप जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उसमें जो है आप आर्टिकल 33 और 34 पढ़िए, ठीक है। 33 हमारा बात करता है कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स क्या क्या वॉयलेट होते हैं, और वहीं 34 बात करते हैं कि सेना के क्या क्या राइट्स वॉयलेट होते हैं, ठीक है। तो ये जब किसी भी क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे भी कई बार आफ्सा लगाया जाता है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया हैं वहाँ पे भी लगाया जाता है, जनजातीय हितों को ध्यान में रख के या फिर सुरक्षा की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में भी लगाया जाता है। तो वहीं बॉर्डर एरिया में सुरक्षा की दृष्टि से इंटरनेशनल लेवल पे तो वहाँ पे लगाया जाता है, आफ्सा यूज़ किया जाता है, जिसे 1958 में बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल के लिए किसे आधिकारिक भागीदार घोषित किया है? तो ये रुपे को आधिकारिक भागीदार घोषित किया गया है। टाटा आईपीएल यानी जो आईपीएल हमारा होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसके लिए बीसीसीआई ने रुपे को भागीदारी घोषित की है। अगला हमारा क्वेश्चन है हमारे सेशन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी यानी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया है? तो ये लिया है तमिलनाडु ने। पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर कि आपकी जो मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी की लोकेशन है वो मैं अभी मैप मेरे पास नहीं है, बट आप उसको सर्च कर सकते हो। वो आपका जो इंडिया का मैप का जो साउथ का पार्ट बनता है, यानी तमिलनाडु और श्रीलंका का जो कनेक्टिंग एरिया, वहाँ पे आपकी पाक खाड़ी कई बार है। तो वहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि पाक बे और मन्नार की खाड़ी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किसके किसके बीच में पड़ता है, कौन पहले पड़ता है कौन बाद में पड़ता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो एक आप प्लीज़ देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि हम जो बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एरिया तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो तमिलनाडु में संरक्षण रिजर्व की स्थापना का निर्णय लिया गया है। किसके लिए? डुगोंग करके एक जानवर होता है जिसे समुद्री गाय भी कहते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी जीव होता है, यानी कि वेजिटेरियन होता है, शाकाहारी जीव होता है। इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हैं डुगोंग ये समुद्री जीव होता है, ठीक है। अगर हम आयुष्मान की रेड लिस्ट के स्टेटस की बात करें तो ये वल्नरेबल में आता है, ठीक है, यानी सुभेद्य प्राणी है, इंडेंजर्ड। और जो हमारे मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार कि जो आपके इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, ये जो आयुष्मान के रेड लिस्ट में जो डिवाइड किए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और खासकर उन जानवरों को लेके पूछे जाते हैं जो आपके करंट में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं, आप सबको तो याद नहीं कर सकते कि कौन किस लिस्ट में आता है। तो आपको वही ध्यान देने हैं। एक बार आप ध्यान दे लीजिए, उतना ही बहुत होता है कि हाँ कौन किस लिस्ट में आता है या फिर जो करंट में बने रहते हैं जो एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डुगोंग की, तो ये वल्नरेबल लिस्ट में आता है। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये शेड्यूल्ड 1 में आता है, वहीं साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। तो ये आपका आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट, आपको हमारा सेशन प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।